हेलो, जय हिंद बच्चों और अभिभावक गण। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे और शानदार होंगे। और बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में पिछली क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, ये आपके चैप्टर का नाम था, जिसमें हमने सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय के बारे में जाना था और उनको कितने समूहों में बांटा गया है उसके बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं। जीवाणु बैक्टीरिया को हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे वायरस। ठीक है, तो आप बस आशा करते हैं कि आप कंटिन्यूसली आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। कहते ना बच्चों कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। देखते हैं हम लोग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वायरस विषाणु, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से शेप होता है। आपने जैसे कि कोरोना जब आया था, कोरोना के वायरस को के सिंबल को आपने कई बार मोबाइल में, टीवी में और न्यूज़पेपर्स में, पत्र पत्रिकाओं में आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो अब जो विषाणु हैं, वायरस, ठीक है, जो वायरस है, ये दुनिया के सबसे सूक्ष्म जीव हैं। ये दुनिया के सबसे सूक्ष्म जीव हैं। इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शेप है, इनकी बॉडी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसको न्यूक्लियक, इनकी बॉडी न्यूक्लियक 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 अम्ल और प्लस आपका प्रोटीन है ना, प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिल करके क्या बना जी, दोनों मिलकर के ये विषाणु के कवच को, बाहरी कवच को बनाते हैं। और ये पूरी तरह से क्या हैं, परजीवी हैं। क्या हैं, परजीवी मतलब कि ये एक दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहने वाले हैं, या ये कहें कि जो लिविंग सेल्स होती हैं, जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, उस पर ये पूरी तरह से निर्भर होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते। ये स्वतंत्र रूप से अपना मतलब स्वयं ये विभाजन नहीं कर पाते, बिना किसी सजीव कोशिका से मिले ये अपना प्रजनन नहीं करते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। जब ये अपने प्रजनन को बढ़ाना चाहेंगे तो इन्हें किसकी आवश्यकता होगी, तो एक जीवित कोशिका या जीवित जीव की आवश्यकता होती है। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विषाणुओं के द्वारा, जो ये वायरस हैं, इनके द्वारा मनुष्य में भी, पेड़ पौधों में भी, जीव जंतुओं में भी बहुत विशेष, बहुत घातक रोग हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मनुष्य में चेचक है ना, चेचक का नाम आपने सुना है, चेचक, जिसको हम माता कहते हैं, है ना, जिसको पहले लोग क्या कहते थे, हाँ, जिसको पहले माता जी कहते थे। और ये चेचक जो है, चेचक है ना, ये चेचक कहें तो चेचक दो तरह के होते हैं, है ना। ये आपके वेरिएला वायरस से फैलते हैं। वेरियोला नामक वायरस से ये चेचक होता है। ये चेचक जो था ना, ये मिस्र में 3000 वर्ष पहले लोगों में था ये चेचक, है ना, इसको हम दो तरीके से जानते हैं। आपको बता दें, जिसमें हम कहते हैं चेचक
नंबर 1 होगा आपका काउपॉक्स, काउपॉक्स, और नंबर 2 आपका है स्मॉल पॉक्स। ये दो तरीके के स्मॉल पॉक्स, जिसको बड़ी माता और छोटी माता भी कहते हैं। ठीक है, तो बड़ी माता में जो काउ पॉक्स होता है उसमें बड़े बड़े शरीर पर आपके बिल्कुल जैसे आदमी जल जाता है उस तरीके से बड़े बड़े आपके झलके आ जाते हैं, है ना, झलके आ जाते हैं। उसमें दर्द होता है, फीवर भी आ जाता है, और आपके जोड़ जोड़ में दर्द होता है। तो ये आपकी चेचक है। और पोलियो, पोलियो भी हो जाता है, वायरस के कारण पोलियो भी हो जाता है। अब पोलियो के लिए कौन सा वायरस होता है? पोलियोमाइलाइटिस होता है। पोलियो जो हो जाता है, आपको कहते हैं ना कि पोलियो हो गया है, जिसमें आपके अंग, जिस अंग में पोलियो होता है वो अंग आपका काम करना बंद कर देता है। ठीक ना, पोलियो जैसे क्या है, पोलियो, पोलियो है ना, पोलियो। अब पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियोमाइलाइटिस, क्या, पोलियो, पोलियोमाइलाइटिस नामक वायरस से ये पोलियो होता है ना। तो ये आपको अटैक कहाँ करता है? जो आपकी रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, जो हमारा एक तरह से दिमाग भी है, और उसी बैकबोन पर, और जब बैकबोन पर असर डालेगा तो हमारा मस्तिष्क भी प्रभावित होगा, जिससे हमें हमारा जो ब्रेन का कनेक्शन होता है, जो आपके कंट्रोल करता है आपके लेफ्ट या राइट साइड को के पार्ट को, वो आपका काम करना बंद कर देता है इस पोलियो के कारण। ठीक है, और हेपेटाइटिस है, और क्या है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी एक घातक बीमारी है। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसको हम इसको कह देते हैं यकृत शोथ, यकृत, यकृत शोथ। इसमें क्या होता है कि आपका एक सामान्य व्यक्ति के जो लीवर होता है उसमें सूजन आ जाती है, और सूजन के साथ साथ उसमें जलन भी होती है। हेपेटाइटिस ए उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक आपका हेपेटाइटिस बी है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई आपको, हेपेटाइटिस। और क्या कि आपको जैसे डेंगू हो गया है ना, डेंगू, सॉरी, डेंगू, डेंगू है। डेंगू में क्या होता है? इसको एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। एडिज एजिप्टी, जिसको कहते हैं एजिट, एजिट एजिप्टी, इजिप्टी नामक एक आपका मादा मच्छर होता है। एक बात ध्यान रखना कि जैसे आपको मलेरिया हो गया, आपको डेंगू हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, ये जो भी बीमारियां आपको मच्छर के काटने से होती हैं, ये मच्छर अधिकतर मादा मच्छर ही काटते हैं, नर मच्छर नहीं काटते हैं। ठीक है, ये मॉस्किटो आप देखे होंगे कि, लेकिन ये भी बात है कि जो डेंगू मच्छर है ये आपको दिन में काटता है। आपने ये भी कभी कभी महसूस किया होगा कि आप जब लेटे होते हैं तो जो मच्छर है उनको आपके पैर के तलवे की महक से, उसकी स्मेल से वो जान जाते हैं और वहीं पर अधिक वो बैठते हैं, है ना। तो दूसरी बात, डेंगू हो गया, इजिप्टी नामक मादा मच्छर के काटने से होता है। इसकी खोज जो है कि 1943 में, इनकी खोज जो इनकी खोज 1943 में कहें तो आपका रेन क्यूमुस, कौन, रेन क्यूमुस नामक, रेन क्यूमुस, रेन क्यूमुस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इनके साथ एक और भी वैज्ञानिक थे,
एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सुस्मू, जिनका नाम था सुस्मू। ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके 1943 में इस डेंगू नामक जो मादा मच्छर है एजिड इजिप्टी का खोज किया था इन्होंने। ये दोनों नागरिक जो थे ये आपके जापान के थे। जापान के नागासाकी में, जब नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया था उसके कारण और उसके प्रभाव से या फिर वहाँ पे जो मलबे इकट्ठा होते हुए थे उसकी गंदगी से ये मच्छर पनपे और वहाँ पर जो है कि इस तरह की बीमारी आ गई। ठीक। और तीसरी बात क्या है कि चिकनगुनिया, आपने चिकनगुनिया का नाम भी सुना होगा। चिकनगुनिया क्या है? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये भी एक तरीके से क्या है कि इसमें भी चिकनगुनिया आपके ये भी मच्छरों के काटने से ही होता है, जो कि एडीज मच्छर होता है। कौन सा मच्छर? एडीज ज है बच्चों, ये एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के काटने से आपको चिकनगुनिया हो जाता है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तो लक्षण होंगे इसके, जैसे आपको बुखार आ जाएगा, है ना, बुखार आ जाएगा, मितली आने लगेगी, आपको वोमिटिंग होगी, उल्टी, आपके जोड़ों में दर्द हो जाएगा, है ना, जॉइंट पेन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती। और बुखार तो आपका 100 से 104 डिग्री हो जाता है। 100 से 104 डिग्री, है ना, 104 डिग्री बुखार हो जाता है। और कभी कभी चिकत्ते भी आ जाते हैं बॉडी पर। चिकनगुनिया जब होता है, एडीज मच्छर काटता है, तो उसमें आपको बुखार, मितली, उल्टी और जॉइंट पेन, आपको जो फीवर होगा वो 100 से 104 डिग्री होगा, शरीर पर चकत्ते आ जाएंगे। तो ये इनके लक्षण हैं। इतनी बात आप समझ पाए? चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि जो विषाणुओं की खोज थी वो दामित्री एवनोवस्की नामक एक रूसी वैज्ञानिक ने किया था। इनकी जो आपके जो विषाणु हैं बच्चों, विषाणु जिसको हम वायरस कहते हैं, इसकी खोज किसने किया था? दामित्री एवोनोवस्की नामक ये रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक थे, जो कि 1892 में इन्होंने इसकी खोज की थी। देखा कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। उन्होंने क्या कहा कि जो ये विषाणु हैं ये आपके लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों के बीच की कड़ी है ना। ये सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी होते हैं। जब तक ये अपने अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाएंगे, जब तक ये लिविंग सेल्स नहीं पाएंगे, तब तक इनका रिप्रोडक्शन भी और इनका जो डिवीज़न होता है, इनका प्रजनन जो होता है, ये होना असंभव हो जाता है। ठीक, इतनी बातें हम समझ गए। आइए चलिए हम अब देखते हैं प्रोटोजोआ। क्या? प्रोटोजोआ। हम पढ़ेंगे अब प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो है बच्चों, ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है कि एक रोग कारक है। क्या है? एक रोग कारक है। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है, ठीक ना। प्रोटोजोआ
एक सूक्ष्म जीवों का समूह है। इस संघ के जीव एक कोश की होते हैं। जो प्रोटोजोआ समूह के जीव हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश की जीव हैं, एक कोश की जीव हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, जल, मिट्टी और जीवों के शरीर पर पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप में, जो प्रोटोजोआ हैं, जो उस संघ के जितने भी जीव होंगे प्रोटोजोआ के कई प्रजातियां होती हैं, कई स्पीसीज हैं। तो जो प्रोटोजोआ संघ के जीव होंगे वो स्वतंत्र रूप में या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मतलब ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ना तो ये स्वयं ग्रोथ करते हैं, ना ये स्वयं रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं। जैसे अमीबा है, जैसे आपका अमीबा है ना, अमीबा आपका, जिसको हम अमीबा आपने देखा होगा कि जिसमें आप बुक में या फिर पानी में आप तैरते हुए देखे होंगे अमीबा को। जी हाँ, ये आपके प्रोटोजोआ हैं, उसके बाद कवक हैं। प्रोटोजोआ और कवक हैं। जी बच्चों, ठीक। तो अमीबा है जिसको हम एंट अमीबा बोलते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ है, जिसके कारण से हमें पेचिस हो जाती हैं। प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग भी होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया, जिसके कारण मलेरिया हो जाता है। हिस्टोलिटिका से पेचिस, इससे आपको पेचिस जैसी बीमारी हो जाती है। लेकिन प्लाज्मोडियम द्वारा, जो इन्हीं के प्लाज्मोडियम से क्या हो जाता है, मलेरिया भी हो जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मच्छर भी पनपते हैं, है ना, और मच्छर से भी मलेरिया हो जाता है हमें। तो कुल मिलाकर के प्रोटोजोआ जो है ये आपका एक तरह से क्या है, रोगवाहक है। क्या है, रोग कारक भी कह सकते हैं। क्या है, रोग कारण या कारक, ठीक, रोग कारक हैं। अब इनमें कौन कौन से हमें रोग हो सकते हैं। आपने ये जो प्रोटोजोआ है पानी में, मैंने बताया कि ये पानी में पनपते हैं। जैसे इनके पनपने से इनका जो लार्वा होता है मच्छर का, उस मच्छर के लार्वा ही आप समझो एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका और प्लाज्मोडियम है। मच्छर के लार्वा ही क्या है, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम है। और इनसे हमें क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, मैंने बताया। एक पेचिस, दूसरा मलेरिया, और क्या, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए भी हो जाता है। हेपेटाइटिस ए, ठीक। ये बीमारियां हमें हो जाती हैं किसके कारण, प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ कहाँ होते हैं, जो आपके अगल बगल जो नल का पानी होता है, ट्यूबवेल का पानी होता है, छोटे मोटे जो गड्ढे तालाब होते हैं और पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पर जो मच्छर होते हैं अपने अंडे देते हैं, है ना।
तो वहाँ से बहुत सारे मच्छर पनपते हैं। इसीलिए कहा जाता है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है या पानी इकट्ठा होने ही ना दें, अगर इकट्ठा हो रहा तो उसमें थोड़ा सा कैरोसिन या मिट्टी का तेल मतलब वहाँ डाल दें। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। आइए बच्चों चलते हैं हम लोग आपके कवक। आपका क्या है तीसरा? कवक। कवक जिसको हम क्या बोलते हैं, आपको क्या बोल देंगे? फंगी। क्या कर देंगे? फंगी। हाँ, इसको हम कहेंगे फंगी। फंगी। फंगी ये क्या है कि फंगी, कवक को फफूद भी कहा जाता है। इनको हम, जो फंगी है इनको हम क्या कहते हैं? फफूद भी कहते हैं। इन्हें हम फफूद भी कहते हैं। फफूद, ठीक, फफूद भी कहते हैं। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े के वस्तुओं पर उगते हुए देखा होगा। आपने इन फफूद को देखा भी होगा अपने घरों में। अपने घरों में आपने देखा होगा जैसे आपकी रोटी देखे होंगे, रोटी सड़ने लगती है तो सफ़ेद सफ़ेद ब्लैक ब्लैक उस पर लग जाते हैं, है ना। ब्रेड पर देखा होगा आपने, ब्रेड पर जब वो सड़ता है। अचार में देखे होंगे अधिकतर आप, अचार खराब हो जाता है ना, कहते हैं कौन छू दिया, बिना नहाए धोए छू दिया, है ना। तो अचार है। चमड़े के जो जूते होते हैं उसमें देखते हैं। मतलब जिस खाद्य पदार्थ में या जिस वस्तु में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, वहाँ पर ये बहुत जल्दी उग जाते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छातेनुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी आपने देखा होगा, एक प्रकार से वो भी कवक है ना, जिसको हम कहते हैं कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता, है ना, कुकुरमुत्ता। ये अधिकतर आपने ये जरूर देखा होगा, छत्ते के आकार जैसा होता है, छत्ते के जैसा होता है। जैसे आपको बता दें कि छत्ते के आकार का होता है कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से। इस तरह से होता है ना, ऐसे होता है जिसको हम कुकुरमुत्ता। और इसी की स्पीसीज का, इसी की प्रजाति का आपका होता है जिसको हम कहते हैं मशरूम, जो आपका प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स है, सबसे बढ़िया स्रोत है। ठीक, तो एक प्रकार का क्या है ये कुकुरमुत्ता। ये आपने देखा होगा बारिश में, जहाँ पर आपके वेस्ट पदार्थ, जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे आपने के घरों से कूड़े करकट निकलते हैं, वहाँ ले जा करके आप घर के ऐसी जगह पे रख देते हैं, आप फेंक देते हैं, तो वो भीगता है बारिश में। भीगने से उसमें उमस होती है, उस उमस के कारण वहाँ पर धीरे धीरे ये फंगी या कवक पनपने लगते हैं, कभी छत्ते के रूप में, है ना, तो कभी फफूद के रूप में, कभी काले काले जो है कि जैसे धागे रेसे जैसा इनके रूप में निकलते हैं। कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। जो कवक होते हैं ये आपके यहाँ महीन महीन बिल्कुल पतली धागे जैसे संरचनाएं होती हैं, जिसे हम कवक तंतु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। जी, क्या? कवक तंतु, जिसको हम कवक तंतु कहते हैं या हाइफा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइफा, है ना, हाइफा कहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर भी उग जाते हैं ये जो कुकुरमुत्ता है वो आपके पेड़ पौधों के ऊपर भी, जहाँ पर कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है और देरी से सूखता है वो पानी, वहाँ पर उमस के कारण वहाँ पर वो उगाते हैं। कवक तंतु कोष एक कोष या बहुकोष होते हैं। जो कवक तंतु है ये आपके एक कोष या बहुकोष भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुकोष भी हो सकते हैं, बहुकोष एक और बहुकोष दोनों हो सकते हैं, और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। ये दोनों मिल करके आपस में क्या बनाते हैं? कवक जाल
क्या बनाएंगे, कवक जाल बनाएंगे। ठीक है, तो आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है, एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जो इनकी सेल होंगी, कोशिकाएं होंगी, मतलब इनके सेल में क्या होता है कि एक से अधिक न्यूक्लियस होता है, एक या फिर एक से अधिक या दो क्या पाई जाती हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। जैसे मैंने बताया, कुकुरमुत्ता हमारे लिए क्या है, यह हानिकारक है, लेकिन उसी जगह पे आपका क्या है, मशरूम ये हमारे लिए फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक ना, जैसे मशरूम मैंने बताया भोजन के रूप में, तथा पेनिसिलिन नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। आप इसी में देखेंगे कि जो आपके ये कवक हैं, एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत और कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये कवक जो हैं ये कैसे हैं, वो एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक, जो मतलब कि वो आपके चाहे कोई सजीव प्राणी मृत हो गया हो तो इसमें एक प्रकार का आपका मशरूम भी है जिसे हम अपने खाने के रूप में, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और इसी मशरूम से ही जो एक कवक हैं, इनसे पेनिसिलियन नामक कवक से, एक कवक है जैसे हमें मशरूम है तो ऐसे ही एक पेनिसिलियम ये एक कवक की प्रजाति है। इन्हीं कवक के द्वारा पेनिसिलियम नामक जैविक दवाई बनाई जाती है। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से क्या, एक आपका प्रतिजैविक, क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक दवाइयाँ, प्रतिजैविक, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटीबायोटिक। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे एंटीबायोटिक। ठीक है, क्या कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती है। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक मतलब होता है एक ऐसा मेडिसिन, ऐसी दवाई जो बाहरी, हमारा जो वातावरण से जो बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी है वो हमारे अंदर एंटर ना करने पाए, उनसे हमारी सुरक्षा करता है। ये एंटीबायोटिक जो प्रतिजैविक दवाई होती हैं, हमारे जो है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनको मजबूत करता है, बाहरी बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता करता है। ये प्रतिजैविक दवाएं जो हैं, पक्सिनिया जैसे ये है, एक पक्सिनिया नामक कवक है। क्या है पक्सिनिया, पक्सिनिया एक प्रकार का ये भी कवक है जो कि आपकी गेहूं की पत्तियों में लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गेहूं की पत्तियां ये हैं, तो उस पर देखा होगा आपने, ऐसे छोटे छोटे अंडे जैसे चिपके होते हैं, है ना। तो अंडे जैसे आकार के वो उसमें चिपके होते हैं गेहूं की पत्तियों में, जिसको पक्सिनिया कवक कहा जाता है। ये पक्सिनिया कवक है जो गेहूं की पत्तियों में चिपके होते हैं। कुछ कवक ऐसे होते हैं जैसे दाद, जो दाद हो जाती है हमें, दाद है ना, दाद है, दाद मुख्य रूप से दाद जो है हमें कवक से ही होता है। दाद, और दाद के कारण कभी कभी आदमी गंजा भी हो जाता है ना, कभी कभी गंजा भी हो जाता है। सिर पर अगर दाद हो गई तो वो दाद ठीक होने में समय लगता है और धीरे धीरे हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं। तो इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे कि प्रोटोजोआ
हमने बताया आपको, कवक बताया और क्या आपको विषाणु बताया। फिर से एक बार कवक को थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो आपका पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक है जिससे क्या बनाई जाती है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से ऐसे ही जैसे पेनिसिलियम है उससे एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती है, उसी प्रकार से एक पक्सिनिया नामक कवक होता है जो गेहूं की पत्तियों पर लगते हैं। और एक आपका कवक है जिसके कारण से हमें दाद हो जाती है मानव में। और ऐसा नहीं है मानव में ही कोई विशेष नहीं है, जानवरों में भी दाद हो जाती है। और कभी कभी दाद इतनी ज़्यादा हो जाती है, हमारे सिर में भी हो जाती है, तो धीरे धीरे हम गंजे भी हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। ओके, थैंक यू देखने के लिए। और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शैवाल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।